नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने एक प्यारे से यूट्यूब चैनल इंस्पायर्ड इंडिया पे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 6 चैप्टर 4 एनसीईआरटी हिस्ट्री, वो भी हिंदी में और मानचित्र के साथ। मैं अंकित गोस्वामी एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ एक और नई वीडियो के साथ, एक और नए चैप्टर के साथ, एक और नए अध्याय के साथ। और इस अध्याय का नाम है आरंभिक नगर। तो आइए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से हम क्या क्या आज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे हड़प्पा की कहानी। इसके अंतर्गत हम ये जानेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमको कैसे जानकारी मिली, और साथ ही ये भी जानेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के और कौन कौन से नाम हैं और वे क्यों पड़े। उसके बाद समझेंगे हड़प्पा सभ्यता के नगरों की विशेषता, फिर देखेंगे भवन नालों की विशेषता क्या थी, फिर देखेंगे फेंस किसे कहते हैं, और मुद्रा और मुद्रांकन या फिर मुहरबंदी किसे कहते हैं। उसके बाद समझेंगे कि हम लोग सभ्यता के अंत का रहस्य क्या था, जो कि आज भी अनसुलझा हुआ है। फिर देखेंगे हड़प्पा सभ्यता के लोगों द्वारा किए जाने वाले आयात वस्तु क्या क्या थे और वो कहाँ से आयात होते थे। फिर अन्यत्र देखेंगे, और उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं मानचित्र विश्लेषण। उसके अंतर्गत हम ये देखेंगे जो हड़प्पा सभ्यता था उसके जो प्रमुख नगर हो गए, हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, फिर कालीबंगा हो गया, लोथल हो गया, ये सब मैप में कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ स्थित है, इसको हम देखेंगे। उसके बाद समझेंगे अध्याय के महत्वपूर्ण तथ्य जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब हम समझते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमें जानकारी कैसे मिली। तो देखिए, लगभग आज से 155 वर्ष पहले की बात है कि पंजाब में, उस पश्चिमी पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाने का काम किया जा रहा था। तो उसमें जो मजदूर काम कर रहे थे उन लोग को अचानक एक खंडहर मिला जहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी ईंटें थी। तो मजदूर क्या किए कि जाके इंजीनियर से बताए कि सर यहाँ पे हमें बहुत अच्छी अच्छी ईंटें हम लोग को प्राप्त हो रही हैं। तो इंजीनियर बोले कि इसका उपयोग रेलवे ट्रैक बिछाने में किया जाए। तो फिर उस समय जितने मजदूर थे वहाँ से हजारों की संख्या में ईंट उखाड़ लाए और उसका उपयोग रेलवे ट्रैक बिछाने में कर दिए। इस तरह से क्या हुआ कि जो खंडहर था वहाँ से बहुत सारी इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई। उसके लगभग 80 साल बाद ये पता चला कि वह कोई सामान्य खंडहर नहीं था, वह उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक था और उसी का नाम पड़ा हड़प्पा। तो देखिए हुआ क्या था, लगभग 155 वर्ष पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरास्थल मिला जो आधुनिक पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडहर है जहां से अच्छी ईंटें मिलेंगी। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडहर से हजारों ईंट उखाड़ ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई। इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई। उसके बाद लगभग 80 साल पहले ही पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि यह खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 वर्ष पूर्व हुआ था। तो अब आप समझ गए होंगे कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमें जानकारी कैसे मिली, क्योंकि इस समय पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान में पड़ता है और पाकिस्तान के साहिवाल जिले में हड़प्पा नगर स्थित है। अब देखिए, हड़प्पा सभ्यता को ही हम लोग सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं और कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं, और साथ ही साथ प्रथम नगरीय क्रांति भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं। देखिए, क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता को ही खोजा गया था। चूँकि जो खंडहर प्राप्त हुआ था वह हड़प्पा नामक स्थल पर ही प्राप्त हुआ था, इसलिए इस सभ्यता को हम लोग हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। अब देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता बोल दिया, लेकिन धीरे धीरे जब और खुदाई होनी शुरू हुई तो पता चला कि इस सभ्यता से संबंधित जितने भी नगर थे वह सिंधु नदी के आसपास अत्यधिक हैं। इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दे दिया गया। क्योंकि बाद में और ज़्यादा खुदाई हुई तो फिर और जब गुजरात में भी, हरियाणा में भी इसके कुछ पुरास्थल पाए गए हैं, जिसकी वजह से अब सिंधु घाटी सभ्यता नाम उतना उपयुक्त नहीं रह गया है। अब देखिए, कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहते हैं। तो सिंधु वासियों ने प्रथम बार तांबे में टीन मिलाकर कांसा तैयार किया था। इसी वजह से हम लोग इसी यानी हड़प्पा की सभ्यता या फिर सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। उसके बाद हम समझते हैं कि प्रथम नगरीय क्रांति क्यों कहते हैं। तो देखिए, क्योंकि भारत में प्रथम नगरों का उदय इसी सभ्यता के समय हुआ था, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, प्रथम नागरीय क्रांति कहते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे
कि हड़प्पा की सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता या फिर कांस्य युगीन सभ्यता या फिर प्रथम नगरीय क्रांति क्यों कहते हैं। अब हम समझते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के नगरों की क्या क्या विशेषता थी। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता के जो नगर थे वह किस पद्धति पे बनाए गए थे। तो जो हड़प्पा सभ्यता के जो नगर थे वह जाल पद्धति के पे बनाए गए थे। जाल पद्धति किसे कहते हैं, पहला ये वो समझते हैं। जब एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई सीधी रेखाएं निकलती हैं तो इस प्रकार की पद्धति को हम लोग कहते हैं जाल पद्धति। जो हड़प्पा सभ्यता के नगर थे वह दो या दो से अधिक हिस्सों में विभाजित थे। अब चाहे नगर दो भागों में विभाजित हो या फिर दो से अधिक भागों में, जितने भी भागों सभी हिस्सों की जो चार दीवारें थी वह पक्के ईंटों की बनाई जाती थी जिससे कि बाहरी आक्रमण से बचा जा सके। मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था जिसे महान स्नानागार कहा गया। देखिए जो मोहनजोदड़ो है वह हड़प्पा सभ्यता कहिए या फिर सिंधु घाटी सभ्यता कहिए या फिर कांस्य युगीन सभ्यता कहिए, इसी का एक नगर है, इसी सभ्यता का एक नगर है मोहनजोदड़ो। जैसे लोथल है, कालीबंगा है, ठीक उसी प्रकार ये भी मोहनजोदड़ो भी हड़प्पा सभ्यता का एक नगर है। तो हड़प्पा सभ्यता में खास तालाब बनाया गया था जिसे महान स्नानागार कहा गया और इस विशाल स्नानागार का उपयोग सार्वजनिक रूप से धर्मानुष्ठान संबंधी स्नान के लिए होता था। अब देखिए कालीबंगा, लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड भी मिले हैं। कालीबंगा और लोथल भी हड़प्पा सभ्यता के एक नगर ही हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ अन्य नगरों में भंडार गृह भी मिले हैं जहाँ पे अनाजों को एकत्र करके और सुरक्षित रखा जाता था। तो ये हो गए हड़प्पा सभ्यता के नगरों की विशेषता। क्या क्या विशेषताएं हैं, तो जो हड़प्पा सभ्यता के नगर थे वह जाल पद्धति पर आधारित हैं और नगर दो या दो से अधिक हिस्सों में विभाजित थे और सभी हिस्सों की चार दीवारी पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था जिसे हम लोग महान स्नानागार कहा गया। इसके बगल में ही एक कुआं ही बनाया गया था जहां से इसके पानी को बदला जा सके। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड ही मिले हैं और हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ अन्य नगरों में भंडार गृह भी मिले हैं जहाँ पे अनाजों को सुरक्षित एकत्र करके रखा जाता था। अब हम समझते हैं जो हड़प्पा सभ्यता के जो भवन थे और या फिर नाले थे उनकी क्या क्या विशेषताएं थी। देखिए घरों का निर्माण एक सीध में सड़कों के किनारे व्यवस्थित रूप से किया जाता था जिनके दरवाजे गलियों या सहायक सड़कों की ओर खुलते थे। भवन दो मंजिले भी हो सकते थे या फिर एक मंजिले। घरों में कई कमरे, कहीं कहीं चार या चार से अधिक भी हो जाते थे। रसोई घर भी होता था, स्नानाघर भी होता था। कहीं कहीं कोई कोई ऐसा भी घर पाया गया जहां घर के आंगन में स्नानागार होता था और उसके बगल में ही कुआं भी होता था। तो देखिए भवन की क्या क्या विशेषता थी। इन नगरों के घर आमतौर पर एक या दो मंजिल होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। यह हो गई हड़प्पा सभ्यता के भवन की विशेषताएं। अब हम नालों की विशेषताएं देखते हैं। तो कुछ नगरों में ढके हुए नाले थे। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। घर, नाले व सड़क का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ किया जाता था। आइए अब हम समझने का प्रयास करते हैं कि फेंस कहते किससे हैं या फिर फेंस होता क्या है, और साथ ही ये भी समझेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वह फेंस का उपयोग कैसे करते थे। तो देखिए फेंस एक प्रकार का कृत्रिम पत्थर है जिसे बालू या फिर स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोद में मिलाकर बनाया जाता था। तो समझिए बालू हो या फिर स्फटिक पत्थर का चूर्ण हो, जब इसमें हम गोद मिला देते थे और गोद मिलाकर कुछ समय के लिए छोड़ देते थे तो यह कुछ समय बाद एक दृढ़ और कठोर वस्तु का रूप धारण कर लेता था जिसे फेंस कहा गया। अब देखिए इसका उपयोग सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग कहाँ करते थे, इसका उपयोग वस्तु बनाने के लिए करते थे और वस्तु बनाने के बाद इससे बनी वस्तु पर एक चिकनी परत भी चढ़ाई जाती थी उस समय के लोगों द्वारा। इसके माध्यम से कान के बाले बनाए जाते थे और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। तो यह हो गया हमारा फेंस किसे कहते हैं और इसका उपयोग क्या था उस समय के लोगों द्वारा। अब समझते हैं मुहर और मुद्रांकन किसे कहते हैं। मुद्रांकन कहिए या फिर मुहरबंदी कहिए। तो देखिए मुहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था जिन्हें एक जगह से दूसरे जगह भेजा जाता था। थैले को बंद करने के बाद उनके मुहानों पर गीली मिट्टी के पॉट लगाकर उन पर मुहर लगाई जाती थी। मुहर की छाप को मुहरबंदी कहते हैं। तो देखिए जो सबसे ऊपर वाला फिगर है इसमें ब्लू कलर का आपको एक सिंबल दिख रहा होगा, यह एक प्रकार का मुहर है। यदि मान लीजिए किसी दुकान को हम लोग सील कर दिए तो दुकान को सील करने के बाद से क्या किया जाता है,
उस दुकान के ताले के ऊपर एक कपड़ा लपेटा जाता है और उसको बांधा जाता है अच्छे से, और उसके बाद उस कपड़े के ऊपर मुहर लगाया जाता है ताकि ये पता चल सके कुछ दिनों बाद यदि कोई टीम अगर जांच करने आ रही है तो ये दुकान खुला था कि नहीं खुला था। यदि आप खोलने का प्रयास करेंगे तो जाहिर सी बात है आपको ताला तोड़ना पड़ेगा, फिर ताला खोलना है तो चाबी लगानी पड़ेगी, और चाबी लगाने के लिए स्पेस ये जगह चाहिए, तो आपको कपड़ा फाड़ना ही पड़ेगा। इससे पता चल जाए, कपड़ा फटेगा तो फिर मुहर का जो सिंबल रहेगा वह चेंज हो जाएगा। इस तरह से पता चल जाएगा कि आप चोरी चुपके से खोलने का प्रयास किए हैं। तो ये जो ब्लू कलर का आपको सिंबल दिख रहा है, चिन्ह दिख रहा है, यह एक प्रकार का मुहर है। और यदि यह किसी कागज़ के ऊपर लग जाए या फिर कोई दुकान सील हुई है तो उसके ताले के ऊपर लग जाए, तो यह जो प्रक्रिया होती है मुहर लगाने की वह क्या कहलाती है? मुहर बंदी कहलाती है। तो अब उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि मुहर किसे कहते हैं, और मुद्रांकन कहिए या फिर मुहर बंदी, ये किसे कहते हैं। अब हम समझते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ, या फिर सभ्यता के अंत का रहस्य क्या है। देखिए, हड़प्पा सभ्यता के अंत का रहस्य आज भी अनसुलझा हुआ है। बहुत सारे वैज्ञानिक हुए, बहुत सारे पुरातात्विक हुए, उन्होंने अपने मत अलग अलग दिए हैं। उसे मान लीजिए व्हीलर थे, गार्डन साइड थे, मैके थे, पिगट थे। इन्होंने कहा कि आर्यों के आक्रमण की वजह से हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया, चूँकि आर्यों का खुद ही उदय, ठीक है, 250 साल बाद हुआ था। अब देखिए, जॉन मार्शल थे, मैके थे, और फिर एस आर राव थे। इन्होंने बोला कि बाढ़ आने की वजह से सभ्यता का अंत हो गया। यूके आर कैनेडी, जो भी, ये भी मतलब एक प्रकार के इतिहासकार है, इन्होंने बताया कि महामारी की वजह से हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया। ऑरेल स्टाइन थे, अमलानंद घोष थे, इन्होंने कहा जलवायु परिवर्तन की वजह से हो गया। मतलब अनेक विद्वान अपने अलग अलग मत दिए हैं, लेकिन उसमें से सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है बाढ़ को। तो देखिए, लगभग 3900 वर्ष पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया, लेखन, मुहर और बाटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल की आयात काफ़ी कम हो गए। मोहनजोदड़ो में सड़क पर कचरे ढेर बनने लगे, जल निकासी प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर झुग्गी नुमा घर बनाए जाने लगे। यह सब क्यों हुआ, कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियाँ सूख गई थी, अन्य का कहना है कि ईंट पकाने के लिए ईंधन की ज़रूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारगाह और घास खाने वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई होगी, लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। तो इस प्रकार हड़प्पा सभ्यता के अंत का रहस्य आज भी अनसुलझा हुआ है। इसके संबंध में अनेक विद्वान अपने अपने मत अलग अलग दिए हैं। अन्यत्र, हम समझते हैं अन्यत्र के बारे में इस चैप्टर में क्या क्या दिया गया है। तो देखिए, लगभग 5000 वर्ष पहले मिस्र में शासन करने वाले राजाओं ने बड़े बड़े मकबरे बनवाए, जिन्हें हम लोग पिरामिड के नाम से जानते हैं। राजाओं के मरने पर उनके शवों को इन्हीं पिरामिडों में दफनाकर सुरक्षित रखा जाता था, और इन शवों को मम्मी कहा जाता है। दुनिया के इतिहास में शवों को दफनाने की परंपरा देखते हुए मिस्र में सबसे अधिक धन खर्च किया जाता था। देखिए, मिस्र के जो शासन करने वाले राजा थे, उन्होंने बड़े बड़े मकबरे पहले ही बनवा दिए थे, जिन्हें हम लोग आज भी पिरामिड के नाम से जानते हैं। और होता क्या था, जब राजा मर जाते थे तो उनके शवों के ऊपर लेप लगाकर, एक विशेष प्रकार का लेप जिससे कि उनके शव नष्ट न हो, कीड़े मकोड़े न खाएं, सुरक्षित रहें, लाकर उस पिरामिड के अंदर दफना दिया जाता था, और उनके शव को मम्मी कहा जाता है। और देखिए, जो भी मिस्र के राजा हुए, उनके शव को दफनाने के लिए इतना ज़्यादा खर्च किया जाता था। अब मान लीजिए, इतना बड़ा बड़ा पिरामिड बनवाना, इसके लिए मजदूरों से काम करवाना, बड़े बड़े पत्थर लाना, इसके लिए खर्च तो पड़ेगा ही। साथ ही शवों के साथ अनेक प्रकार की हीरे जवाहरात, जानवरों को रखा जाता था। अनेक प्रकार की जो उपयोग करने वाली वस्तुएं थी उनको भी साथ ही में रख दिया जाता था। उस हम कह सकते हैं कि अंत्योष्टि संस्कार की एक प्रकार की परंपरा थी। तो ये हो गया हमारा अन्यथा। हड़प्पा सभ्यता के लोगों द्वारा किए जाने वाले आयात वस्तु क्या थे और कहाँ से आयात होते थे, अब ये देखते हैं। तांबा भारत के राजस्थान से आता था। सोना कर्नाटक से आता था। टीन ईरान व अफगानिस्तान से आता था। बहुमूल्य पत्थर यह गुजरात से आते थे। अभी जब हम लोग मानचित्र पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे राजस्थान कहाँ पे है, कर्नाटक कहाँ पे है, या फिर गुजरात कहाँ पे है। और राजस्थान, कर्नाटक या फिर गुजरात में
हड़प्पा सभ्यता के कौन कौन से नगर पाए गए। तो तांबा कहाँ से आता था, राजस्थान से। और सोना कहाँ से आता था, तो कर्नाटका से। और टीन कहाँ से, ईरान व अफगानिस्तान से आता था। और बहुमूल्य पत्थर कहाँ से आते थे, गुजरात से आते थे। आइए अब हम समझते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख नगर कौन कौन हैं और वे कहाँ स्थित हैं। इसको हम क्रमानुसार समझेंगे। सबसे पहले ये जानेंगे कि पाकिस्तान में कौन कौन से हड़प्पा सभ्यता के नगर स्थित हैं, गुजरात में कौन है, हरियाणा में कौन स्थित है, और पंजाब में हड़प्पा सभ्यता के कौन कौन नगर स्थित हैं। और साथ ये भी जानेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के नगर राजस्थान में कौन कौन से हैं, और साथ साथ में मानचित्र भी देखते हुए चलेंगे। तो आइए देखते सबसे पहले पाकिस्तान में हड़प्पा है, ठीक है, जो कि साहिवाल नामक जिले में स्थित है। उसके बाद से मोहनजोदड़ो है, जो कि लरकाना जिले में स्थित है। चंदहुदड़ो पाकिस्तान के नवाबशाह जिले में स्थित है। सुतकांगेडोर यह बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। मानचित्र में आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि मोहनजोदड़ो कहाँ पे स्थित है, ठीक है, चंदहुदड़ो कहाँ पे स्थित है, हड़प्पा कहाँ पे स्थित है। ये सारे जो हैं ये पाकिस्तान में हड़प्पा सभ्यता के नगर पाए गए। अब देखिए गुजरात में कौन कौन से हड़प्पा सभ्यता के नगर पाए गए। तो वे हैं लोथल, सुरकोटदा, धौलावीरा। ये भी आपको मानचित्र में दिख रहे होंगे, धौलावीरा, ठीक है। उसी के जस्ट पास में है सुरकोटदा और उसके जस्ट बगल में है लोथल। ये तीनों हड़प्पा सभ्यता के नगर हैं और ये कहाँ पे स्थित हैं, तो गुजरात में। उसके बाद हम देखते हैं कि हरियाणा में कौन कौन से हड़प्पा सभ्यता के नगर स्थित हैं। तो राखीगढ़ी, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के नगर राखीगढ़ी कहाँ स्थित है, हरियाणा में। आपको मैप में भी दिख रहा है। पंजाब में रोपड़ नगर स्थित है। और राजस्थान में कालीबंगा और साथ ही हनुमानगढ़, ये दोनों, कालीबंगा और हनुमानगढ़, ये दोनों नगर राजस्थान में स्थित हैं। इस प्रकार हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख नगर जो भी थे क्रम अनुसार आपको बता दिया गया कहाँ कहाँ स्थित है। पाकिस्तान में कौन कौन है, तो हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, चंदहुदड़ो है, सुतकांगेडोर है। गुजरात में कौन है, तो लोथल है, सुरकोटदा है, धौलावीरा है। हरियाणा में राखीगढ़ी है। पंजाब में रोपड़ है और राजस्थान में कालीबंगा और हनुमानगढ़ है। अब हम देखते हैं अध्याय के महत्वपूर्ण तथ्य, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहला हमारा प्रश्न है कि भारतीय उपमहाद्वीप में खोजा गया सबसे पहला नगर कौन है। तो भारतीय उपमहाद्वीप में खोजा गया सबसे पहला नगर हड़प्पा है, जो कि पश्चिमी पंजाब अर्थात पाकिस्तान में स्थित है, साहिवाल जिला में। हड़प्पा पुरास्थल कहाँ स्थित है, ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है, तो आप बता सकते हैं पाकिस्तान के पश्चिमी पंजाब में, या फिर ये भी कह सकते हैं पाकिस्तान के साहिवाल जिले में हड़प्पा पुरास्थल स्थित है। हमारा उसके बाद का जो प्रश्न है वह यह है कि हड़प्पा सभ्यता के किन नगरों में अग्निकुंड हमें मिले हैं। तो कालीबंगा और लोथल यह हड़प्पा सभ्यता के दो मुख्य नगर हैं। यहाँ से हमें अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं, जहाँ पे हवन वगैरह का कार्य किया जा रहा होगा। उसके बाद का जो प्रश्न है वह यह है कि किस हड़प्पा स्थल से एक कढ़ाईदार वस्त्र पहने एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति प्राप्त हुई है। तो हड़प्पा सभ्यता के किस नगर से कढ़ाईदार वस्त्र पहने एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी हुई मूर्ति प्राप्त हुई है। तो वह स्थल, वह नगर है हमारा मोहनजोदड़ो, जो कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लरकाना जिले में स्थित है। और यह किसके किनारे स्थित है, तो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि किस हड़प्पा स्थल से सूती कपड़े के अवशेष मिले हैं। तो मोहनजोदड़ो से ही, अर्थात मोहनजोदड़ो से हमें सूती कपड़े के अवशेष भी मिले हैं और वहां से एक कढ़ाईदार वस्त्र पहने हुए एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति भी प्राप्त हुई है। जो अगला प्रश्न है वह यह है कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। अर्थात जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे उनका जो बर्तन होता था मिट्टी का, मृदभांड जो होते थे वो लाल रंग के होते थे, लेकिन उसके ऊपर जो डिजाइन किया जाता था वो काले रंग से किया जाता था। और हमारा अगला प्रश्न यह है कि हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण नगर धौलावीरा किस राज्य में स्थित है। तो धौलावीरा हमारा गुजरात राज्य में स्थित है। तो इस प्रकार ये हमारा अध्याय यहाँ पे समाप्त होता है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी।